नमस्कार। मध्य प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं। आप देख रहे हैं खबर अपने एमपी की और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश की इस वक्त की 3 बड़ी खबरों के साथ। पहली बड़ी खबर, भोपाल पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल के बयान को लेकर हंगामा खड़ा हो गया है। सिब्बल ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर देश में काला धन वापस आ जाए तो कोई आरक्षण नहीं मांगेगा। सिब्बल ने पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए नसीहत दी कि देश के प्रधानमंत्री को आरएसएस और बीजेपी के एजेंट की तरह काम नहीं करना चाहिए। दूसरी बड़ी खबर, विदिशा में सीएम शिवराज सिंह आज बिल्कुल अलग तेवर में नजर आए। करोड़ों रुपए के विकास कार्यों के लोकार्पण कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने मंच से सख्त लहजे में पुलिस को हिदायत देते हुए कहा, चोरों और गुंडों को कोई रियायत नहीं मिलनी चाहिए। तीसरी बड़ी खबर, उज्जैन में सिमस के लिए 121 फीट की अगरबत्ती बनाई गई है। बड़ोदरा के रहने वाले विहा भाई भरवाड़ ने यह अगरबत्ती बनाई है, जिसे ट्रॉले में रखकर रतलाम पहुंचाया गया। इसे फिलहाल उज्जैन के बड़नगर रोड पर पंचदशनाम अखाड़े में रखा गया है। सबसे पहले बात विवादों के कपिल सिब्बल की। भोपाल पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल के बयान को लेकर हंगामा हो गया है। सिब्बल ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर देश में काला धन वापस आ जाए तो कोई आरक्षण नहीं मांगेगा। सिब्बल ने पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए नसीहत दी कि देश के प्रधानमंत्री को आरएसएस और बीजेपी के एजेंट की तरह काम नहीं करना चाहिए। जेएनयू विवाद पर सिब्बल ने कहा कि यूनिवर्सिटी में बोलने की आजादी होनी चाहिए और वहां पुलिस नहीं जानी चाहिए। सिब्बल ने कहा कि देश भाषाओं में बंट रहा है, ऐसे में देशभक्ति की बात कहां से हो। सिब्बल ने लोकतंत्र के स्तंभ लोकसभा की कार्यवाही पर तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि लोकसभा रंगमंच बनती जा रही है। इस समय हमारे देश में एक प्रधानमंत्री है जो देश का प्रधानमंत्री है। अगर वो देश का प्रधानमंत्री ये सोचने लगे कि हम बीजेपी के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं और अपने आरएसएस को एजेंडे को बढ़ा रहे हैं, तो वो देश के प्रधानमंत्री के नजरिए से नहीं देखे जाएंगे और इस बात का मुझे फिक्र है। यूनिवर्सिटीज में पुलिस के अधिकारी भेज दो और पाबंदियां लगाने शुरू करो और अपने वाइस चांसलर्स को हक नहीं दो कि वो देश वहाँ जो भी यूनिवर्सिटी में हुआ उसको सुधारे नहीं और सरकारें वहाँ सुधारेंगी, तो मैं समझता हूँ कि यूनिवर्सिटी सिस्टम पे एक आक्रमण है और हम इसको नहीं मानते और यूनिवर्सिटी एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन होनी चाहिए। अगर बच्चे अपनी भाषा के द्वारा अपने जो ख्यालात हैं उसको जनता के सामने और अपने लोगों के सामने नहीं रखेंगे तो फिर यूनिवर्सिटीज़ का मतलब ही खत्म हो जाएगा। यूनिवर्सिटीज़ का मतलब है बच्चों के अपने ख्यालात सामने रखना। हाँ, हो सकता है कि वो ख्यालात आपको ठीक नहीं लगे, तो वो यूनिवर्सिटीज़ के बीच में ही बात होनी चाहिए, ना कि सरकार वहाँ आक्रामक तरीके से वहाँ आए और सेडिशन के केसेस लगे। हमें देखना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा कि किस रास्ते पे हमारा देश जा रहा है। जो विवाद के मुद्दे पैदा हो रहे हैं, जो लोग कह रहे हैं कि कुछ लोग देशद्रोही हैं, उसमें हम लोगों के भी आरोप लगता है। तो मैं समझता हूँ कि अगर इस देश को हमें आगे बढ़ाना है तो हमें अपने संविधान को अपनाना होगा और ये जो इस किस्म के भाषण हैं उसको बंद करना होगा। अब लगता तो ऐसा है कि पार्लियामेंट नहीं रहा, एक थिएटर बन गया। जैसे कि ड्रामा आप देखते थे, अब पार्लियामेंट में वो ड्रामा देख रहे हैं। पार्लियामेंट एक ऐसी जगह है जहां हमें विचारधारा ऐसी होनी चाहिए कि देश के जो इश्यूज हैं उनको लेकर हम आगे बढ़े। तो कपिल सिब्बल भोपाल पहुंचे थे, लेकिन भोपाल पहुंचकर उन्होंने ऐसे बयान दिए कि उनके बयान पर हंगामा हो गया है। अब कुछ सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये, लोकसभा का अपमान क्यों किया गया? कपिल सिब्बल ने लोकसभा को क्यों कहा रंगमंच? सवाल ये भी, लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर का अपमान क्यों किया गया? क्या इस बयान से लोकसभा की गरिमा को चोट नहीं पहुंची है? लोकसभा के पूर्व सदस्य कपिल सिब्बल का ऐसा बयान आखिर क्यों? देश के पूर्व कानून मंत्री सिब्बल की विधायिका के प्रति ऐसी सोच क्यों?
उधर बीजेपी प्रवक्ता प्रकाश मीरचंदानी ने कपिल सिब्बल के बयान पर सख्त ऐतराज जताते हुए इसे उनका मानसिक दिवालियापन करार दिया है। कपिल सिब्बल और कुछ कांग्रेस के नेता मानसिक दिवालियापन के दौर से गुजर रहे हैं। देश में अलगाववाद की बात करने को वो जेएनयू से जोड़ के और वो सही मानने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इस तरीके की मानसिक दिवालियापन कांग्रेस के लगभग सारे नेताओं में आ गया है। तो प्रकाश मीरचंदानी ने हमला किया है, पलटवार किया है, कपिल सिब्बल को जवाब दिया। आशुतोष जी मीडिया संवाददाता इस वक्त भोपाल से इस बड़ी खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। आशुतोष, देश का इतना बड़ा नेता, इतनी बड़ी पार्टी के सरकार में एक ओहदेदार नेता और पूर्व कानून मंत्री अगर संसद के बारे में, लोकसभा के बारे में इस तरह के बयान देते हैं, इसे किस तरह से देखा जाए? आशुतोष से बातचीत करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि इस वक्त जो खबर बड़ी है वो खबर आ रही है भोपाल से। कपिल सिब्बल भोपाल पहुंचे थे, पूर्व कानून मंत्री, और आपको बता दें कि उन्होंने वहां पहुंचकर एक नहीं बल्कि कई ऐसे बयान दिए जिन पर हंगामा हो गया। कपिल सिब्बल ने कहा कि देश में लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर यानी कि संसद, लोकसभा, अब लोकसभा नहीं बल्कि रंगमंच बन गई है। कपिल सिब्बल ने यहां तक कह दिया कि यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छात्र अगर अभिव्यक्ति किसी अपने विचार की अभिव्यक्ति करते हैं, वो कोई बात रखते हैं, तो हो सकता है कि लोग उससे नाराज हो या ना इत्तेफाकी रखते हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि केंद्र सरकार वहां पर दखल दे, उनके खिलाफ कार्रवाई करे। यूनिवर्सिटी स्तर पर ही इसे सुलझाया जाना चाहिए था। पीएम नरेंद्र मोदी को भी कपिल सिब्बल ने घेरे में ले लिया। कपिल सिब्बल ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी आरएसएस और बीजेपी के एजेंट की तरह काम ना करें, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार पर भी हमला बोला है। तो कपिल सिब्बल भोपाल पहुंचे थे, कई बड़े बयान दे गए, हंगामा हो रहा है और अब एक बहस का मुद्दा यह जरूर बन गया है कि इस तरह के बयान आखिर कपिल सिब्बल क्यों दे रहे हैं। बीजेपी की तरफ से उन्हें मानसिक दिवालिया घोषित कर दिया गया है, मानसिक दिवालियापन इनका करार दिया गया है। प्रकाश मीरचंदानी बीजेपी प्रवक्ता, उन्होंने क्या कहा है कपिल सिब्बल पर, यह भी आपको सुनवाते हैं, लेकिन जरा यह देखिए कि ये जो अहम बयान है इस पर हंगामा हुआ, उसके बाद जब प्रतिक्रिया मांगी गई तो बीजेपी ने कैसे पलटवार किया है, प्रकाश मीरचंदानी ने क्या कहा, एक बार जरा फिर सुनिए। इस समय हमारे देश में एक प्रधानमंत्री है जो देश का प्रधानमंत्री है। अगर वो देश का प्रधानमंत्री ये सोचने लगे कि हम बीजेपी के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं और अपने आरएसएस को एजेंडे को बढ़ा रहे हैं, तो वो देश के प्रधानमंत्री के नजरिए से नहीं देखे जाएंगे, और इस बात का मुझे फिक्र है। कपिल सिब्बल पीएम मोदी पर निशाना साध रहे थे और उन्होंने कहा कि अगर आरएसएस और बीजेपी के एजेंट के तौर पर पीएम काम करता है तो उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उन पर, कपिल सिब्बल ने हमला बोला है, लेकिन उधर बरेली में, उत्तर प्रदेश के शहर बरेली में आज एक रैली हुई जिसमें पीएम मोदी ने किसान कल्याण रैली को संबोधित करते हुए मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह की तारीफ की है। पीएम मोदी ने कहा किसान ही देश की शान है। उन्होंने कहा हमें अपने किसान को ताकतवर बनाना पड़ेगा। किसान को अगर पानी मिल जाए तो वो मिट्टी से सोना पैदा कर सकता है। इस रैली में प्रधानमंत्री ने कृषि क्षेत्र में मध्य प्रदेश की शानदार कामयाबी का जिक्र करते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान की जमकर तारीफ की। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उनकी न सिर्फ यूपी सरकार से बल्कि सभी राज्य सरकारों से गुजारिश है कि किसानों और कृषि से जुड़े मामलों को प्राथमिकता की सूची में सबसे ऊपर रखा जाए। पीएम ने साल 2022 तक सभी किसानों की इनकम को दोगुना कर देने की ख्वाहिश जताई है। इस रैली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह और गृह मंत्री राजनाथ सिंह समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। शिवराज सिंह चौहान ने संकल्प लेकर के नई नई योजनाएं बना करके कृषि को प्राथमिकता दी कि जो मध्य प्रदेश
कभी कृषि के लिस्ट में पहले 10 में नाम नहीं पाता था, वो आज हिंदुस्तान में नंबर 1 पर लगातार 3 साल से रह रहा है। उधर विदिशा में सीएम शिवराज सिंह आज बिल्कुल अलग तेवरों में नजर आए। करोड़ों रुपए के विकास कार्यों के लोकार्पण कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने मंच से सख्त लहजे में पुलिस को हिदायत देते हुए कहा कि चोरों और गुंडों को कोई रियायत नहीं होनी चाहिए। सीएम ने कहा, जब मैंने अपने राज्य में चंबल के डाकू खत्म कर दिए तो फिर चोरों और गुंडों की औकात ही क्या है। इस मौके पर उन्होंने अपनी गोद ली हुई बेटी रिंकी की शादी के लिए सबको मंच से ही आमंत्रित किया। आप यहीं खड़े रहिए भैया। चोरों को, गुंडों को, बदमाशों को कोई रियायत नहीं। उठाओ लठ और सीधा चलाओ, किसी की हिम्मत कैसे हो। और इसलिए इस मामले को बहुत गंभीरता के साथ लें। अच्छी बात पर मैं पीठ थपथपाता हूं, लेकिन कहीं कोई ऐसी चीज है कि जिसके बारे में कहना जरूरी हो तो मैं उसको सख्ती से कहता हूं, ताकि काम करके दिखाओ। ये नहीं चलेगा कि चोर ताले तोड़ दें, कहीं दुकान होती है और हम कहेंगे नहीं ठीक है, वो तो होती रहती। कैसे होती रहती? शिवराज सिंह चौहान को होती है। जब मैंने चंबल के डाकू खत्म कर दिए तो चोरों की क्या होगा। इससे पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह विदिशा में सबसे पहले अपने खेत जाकर फसलों का मुआयना करने पहुंचे। सीएम ने यहां लगभग 33 करोड़ रुपए के निर्माण कार्यों का भूमि पूजन किया। मुख्यमंत्री ने विदिशा में बाढ़ वाले गणेश रंगई मंदिर के पास पर्यटन विभाग के 75 लाख रुपए की लागत से बनाया गया दिवस बसेरा भवन और नगर पालिका क्षेत्र के लगभग 43 करोड़ की लागत के निर्माण कार्यों का भी लोकार्पण किया। शिवराज सिंह ने रंगई मंदिर के पास समर्पित सेवा समिति की दीवारों पर सुंदर चित्रकारी की सराहना की। उज्जैन में होने वाले सिमस्त मेले को लेकर शिप्रा नदी के तटों की सफाई का काम जोरों पर है। प्रदेश के कृषि मंत्री गौरी शंकर बिसेन ने श्रमदान कर सुनहरी घाट की सफाई की। बिसेन ने नदी किनारे पड़े कचरे को भी उठाकर फेंका। उनके साथ सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भी श्रमदान कर स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया। गौरी शंकर बिसेन ने कहा कि सिमस्त को लेकर उज्जैन में कई बड़े कार्य हुए हैं, जिससे शहर की सूरत बदल चुकी है। आपको बता दें कि सीएम शिवराज सिंह के निर्देश पर हर हफ्ते उनकी कैबिनेट का एक सदस्य उज्जैन आकर सिमस्त की तैयारियों का जायजा लेता है। उस सिंहस्थ में करोड़ों लोगों की आस्थाएं जुड़ी हैं। ऐसे शुभ अवसर पे जो हमारी सरकार ने यहाँ पे काम किया, सभी क्षेत्रों में बहुत ही ऐतिहासिक काम हुआ। इस मंडी में भी अनेक काम हुए। करीब 10 करोड़ के काम तो हमारे पूरे हो गए, 14 करोड़ के काम चालू हैं और 10 करोड़ रुपया और इस मंडी को डेवलपमेंट के लिए मिलना है। ग्वालियर में बास्केटबॉल प्लेयर इंदिरा शर्मा ने अपने कमरे में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली है। इंदिरा ने अपनी मां की साड़ी से फांसी का फंदा बनाकर आत्महत्या कर ली। इंदिरा के पिता अरुण शर्मा मुरैना में जीआरपी में हवलदार हैं। घटना के वक्त इंदिरा के घर वाले जरूरी काम से बाहर गए थे। इंदिरा की दादी जब मंदिर से लौटी तो उन्होंने इंदिरा के कमरे का दरवाजा अंदर से बंद पाया। काफी देर तक खटखटाने के बाद भी जब इंदिरा ने दरवाजा नहीं खोला तो उन्होंने दरार से झांक कर देखा तो इंदिरा कमरे के अंदर फंदे पर झूल रही थी। इंदिरा शर्मा बास्केटबॉल की नेशनल प्लेयर थी और मध्य प्रदेश की टीम से खेल चुकी हैं। मुरार पुलिस ने इंदिरा के मोबाइल को जांच के लिए अपने कब्जे में ले लिया है। पुलिस मामला दर्ज कर मोबाइल कॉल डिटेल और रिकॉर्ड के आधार पर तफ्तीश में जुट गई है। ये लड़की कुमारी इंदिरा है शर्मा और ये बास्केटबॉल की नेशनल प्लेयर बताई जा रही हैं और बीएससी फर्स्ट ईयर में अभी पढ़ रही थी मुरार में और नेशनल लेवल की खिलाड़ी हैं। किन कारणों से इनके द्वारा आत्महत्या की गई है ये अभी जांच का विषय है। जो कोई सुसाइड नोट वगैरह वहाँ बरामद नहीं हुआ है। एक मोबाइल बरामद हुआ है लड़की का, उसकी अभी सीडियां निकाल के जाँच की जाएगी। तो एक राष्ट्रीय बास्केटबॉल खिलाड़ी ने खुदकुशी कर ली, क्या वजह रही जानने की कोशिश करते हैं। शरद श्रीवास्तव जी मीडिया संवाददाता ग्वालियर से इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शरद, नेशनल प्लेयर बास्केटबॉल की अपने कमरे में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली, क्या कोई सुसाइड नोट बरामद हुआ है या अब तक कुछ खुलासा हुआ आखिर क्यों इंदिरा ने खुदकुशी की? हाँ नहीं, देखिए आसिफ, अब तक ये बात साफ नहीं हो पाई कि आखिरकार वो वजह क्या थी जिसको लेकर इंदिरा ने सुसाइड किया है। हालांकि पुलिस ने जो मोबाइल फोन है उसके पास से मिला है उसको अपने कब्जे में ले लिया है और जो कॉल डिटेल्स हैं उसके जरिए ये बात पता करने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार क्या वजह थी कि उसने सुसाइड
किया है इंदिरा ने, क्योंकि उसके पास से ना तो कोई सुसाइड का नोट मिला है और इसके अलावा जो घर वालों से, हालांकि वो बहुत ज्यादा बात करने को तैयार नहीं है परिवार वाले, लेकिन फिर भी ऐसी कोई बात घर से सामने नहीं आई है जिस वजह को लेकर इंदिरा परेशान हो। तो फिलहाल ये अभी स्थिति साफ नहीं है कि आखिरकार वजह क्या रही जिसको लेकर ये पूरी दुखद घटना सामने आई है, क्योंकि वो एक खिलाड़ी थी और खिलाड़ी का जो उत्साह होता है, जो जील होता है, वो बाकी के मुकाबले ये उम्मीद की जाती है कि ज्यादा होता है। तो लिहाजा बहुत ही ऐसी कोई गंभीर विषय रहा होगा जिसको लेकर इंदिरा ना तो अपने परिवार वालों को कोई बात बता सकी और ना ही कोई सुसाइड नोट छोड़ सकी है। तो अब जो एक केवल एक ही साधन ऐसा बचा है जिसके जरिए कुछ तथ्य या कुछ सुराग पुलिस को मिल सकते हैं, वो है मोबाइल फोन। तो फिलहाल पुलिस मोबाइल फोन की डिटेल्स निकाल रही है और उसके जरिए ही पता लगने के बाद हो सकता है कि कुछ स्थिति साफ हो कि आखिरकार इंदिरा की सुसाइड के पीछे की वजह क्या है। फिलहाल अभी ये पूरी तरीके से रहस्य बना हुआ है। शरद, इंदिरा के पिता जेआरपी में कांस्टेबल हैं, वो खुद राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी है और कहते हैं कि जो विल पावर रहती है या जो आत्मविश्वास रहता है वो खिलाड़ी का कहीं गुना ज्यादा होता है, जैसा आप बता रहे हैं। क्या घर वालों से आपकी बातचीत हुई है? कुछ बात उन्होंने बताई हो कि पिछले कुछ दिनों में व्यवहार कैसा था, परेशान थी, क्या बताया उन्होंने? हाँ नहीं, देखिए बिल्कुल घर वालों से बात करने की कोशिश की गई है, लेकिन पूरा परिवार इस वक्त सदमे में है और इस मुद्दे पर वो कोई बात नहीं करना चाह रहे हैं। मीडिया भी ज्यादा जोर नहीं दे पा रहा है क्योंकि वो सदमे में है और उनकी जो परिस्थिति है वो हम समझ सकते हैं। लेकिन हाँ, जो बातें पता चली हैं उसके मुताबिक कोई ऐसी बात शायद रही होगी, क्योंकि पुलिस एक और अहम बात इसमें सामने आई है कि जो मोबाइल की कॉल डिटेल्स है उसके अलावा उसके जो फेसबुक या बाकी सोशल साइट्स पर जो अकाउंट्स बने हैं, पुलिस उनकी भी निगरानी कर रही है और उनके जरिए भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि शायद कोई ऐसी बात हो जो सामने निकल के आए। क्योंकि सबसे अहम जो एक सुराग होता है सुसाइड के पीछे वजह जानने का, वो सुसाइड नोट ही होता है जो अभी तक नहीं मिला है पुलिस को। तो अभी पूरी तरीके से रहस्य बना हुआ है। हालांकि पुलिस अपनी जांच कर रही है, हो सकता है कि कॉल डिटेल्स के बाद ये पता चल सके कि परिस्थितियां क्या रही जिसकी चलते इंदिरा ने सुसाइड किया, क्योंकि उसमें जो वक्त चुना उस वक्त घर में कोई नहीं था। जब्त करके छानबीन में जुटी हुई है और शरद बता रहे हैं कि सोशल मीडिया के जो उनके अकाउंट्स हैं, फेसबुक और दूसरे अकाउंट्स, उनकी भी पड़ताल की जाएगी। शरद, बहुत शुक्रिया, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। इस बड़ी खबर पर नजर बनाए रखिएगा। शरद श्रीवास्तव, जी मीडिया संवाददाता ग्वालियर से इस बड़ी खबर पर लाइव हमारे साथ जुड़े हुए थे।